हर बड़े सपने के पीछे एक कहानी होती है। एक नई फैक्ट्री, एक विशाल पुल या एक दमदार पावर प्लांट। लेकिन इन सपनों की नींव में एक छिपा हुआ राज भी होता है। एक ऐसा फाइनेंशियल राज जिसे जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम साथ मिलकर इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की। देखिए, ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये तो फाइनेंस की दुनिया में एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, हर कहानी की तरह हमारी इस कहानी के भी दो मुख्य किरदार हैं। पहला है बोरोइंग कॉस्ट्स यानी उधार की लागत, और दूसरा है क्वालिफाइंग एसेट यानी एक योग्य संपत्ति। इन दोनों को समझना ही इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये बोरोइंग कॉस्ट आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा उधार लेती है तो उस उधार पर जो किराया चुकाया जाता है, बस वही बोरोइंग कॉस्ट है। और हाँ, ये सिर्फ ब्याज नहीं होता, इसमें लोन से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चे भी शामिल होते हैं। और हमारा दूसरा किरदार क्वालिफाइंग एसेट, वो दरअसल वो सपना है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे पूरा होने में अच्छा खासा वक्त लगता है। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री या एक पावर प्लांट के बारे में। ये कोई 1-2 दिन में तो नहीं बन जाते हैं ना। इन्हें तैयार होने में आमतौर पर 12 महीने या उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है, और यही लंबा समय इन्हें एक योग्य संपत्ति बना देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हर संपत्ति इस कहानी का हिस्सा नहीं बन सकती। एक फैक्ट्री या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्हें बनने में महीनों या साल लग जाते हैं, इसलिए वे योग्य हैं, वे क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जरा शेयर्स के बारे में सोचिए, या ऐसी इन्वेंट्री जो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है, वो इस कहानी का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें खरीदते ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या हुई? समय। ठीक है, अब जब हम अपने किरदारों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट फंड कैसे होते हैं। क्योंकि फंडिंग का रास्ता कौन सा चुना गया है, उसी के आधार पर अकाउंटिंग के नियम भी बदल जाते हैं। और यहां दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है स्पेसिफिक बोरोइंग्स। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक खास काम के लिए ही पानी का एक अलग पाइप लगा दिया हो। हिसाब एकदम सीधा है। दूसरा रास्ता है जनरल बोरोइंग्स, जहां आपके पास एक बड़ा सा तालाब है और आप उसमें से कई कामों के लिए पानी ले रहे हैं, और आपका प्रोजेक्ट भी उन्हीं में से एक है। जाहिर है, यहां हिसाब थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पीआरएम लिमिटेड ने 120 लाख रुपए का लोन लिया और उसे इस तरह से अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया। अब इसमें से सिर्फ शेड का निर्माण, जिस पर 50 लाख रुपए खर्च हुए, वही हमारी योग्य संपत्ति यानी क्वालिफाइंग एसेट है। कंपनी ने कुल 18 लाख रुपए का ब्याज चुकाया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 18 लाख में से कितना हिस्सा शेड की लागत में जोड़ा जाएगा? और इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे अनुपात में छिपा है। कुल लोन का जितना हिस्सा हमारी योग्य संपत्ति पर खर्च हुआ, उतना ही हिस्सा कुल ब्याज का पूंजीकृत मतलब कैपिटलाइज होगा। यानी 18 लाख रुपए का 50/120 हिस्सा, जो कि बनता है 7.5 लाख रुपए, और बाकी का 10.5 लाख वो सीधा लाभ हानि खाते यानी P&L अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर लोन जनरल बोरोइंग्स वाला है, मतलब उस साझे तालाब से लिया गया है, तो हम एक कैपिटलाइजेशन रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सीधा सा तरीका है। पहला कदम, हम सभी जनरल लोन्स की एक औसत ब्याज दर निकालते हैं। दूसरा कदम, उस दर को अपने प्रोजेक्ट पर हुए खर्च पर लागू करते हैं। और आखिर में एक छोटी सी जांच करते हैं कि ये रकम कहीं कुल दिए गए ब्याज से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ब्याज की गणना कैसे करनी है, पर ये जो पूरी यात्रा है कैपिटलाइजेशन की, ये शुरू कब होती है? क्या बीच में रुक भी सकती है? और ये खत्म कब होती है? चलिए इस यात्रा के 3 सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों को देखते हैं। इस सफर की शुरुआत तब होती है जब ये 3 शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं। पहला, आप प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, आपके लोन पर ब्याज लग रहा है। और तीसरा, प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। अगर कभी काम किसी बड़ी वजह से लंबे समय के लिए रुक जाता है तो ब्याज को कैपिटलाइज करना भी रोक दिया जाता है। इसे सस्पेंशन कहते हैं। और अंत में जब आपका प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो जाता है और इस्तेमाल के लिए तैयार होता है, तो कैपिटलाइजेशन की यह यात्रा भी समाप्त हो जाती है। अब तक हमारी कहानी काफी सीधी सादी चल रही थी, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। तो यहां ट्विस्ट ये है कि क्या होगा अगर आपने लोन भारतीय रुपए में नहीं बल्कि किसी विदेशी मुद्रा में लिया हो, जैसे कि डॉलर्स में, और रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बदल जाए? तो नियम क्या कहता है? नियम बहुत साफ है।
एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से जो भी नुकसान होता है उसे उधार लागत का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक सीमा तक। आप आंखें बंद करके पूरे के पूरे नुकसान को पूंजीकृत नहीं कर सकते। चलिए XYZ लिमिटेड के इस उदाहरण से इसे समझते हैं। यहां करेंसी रेट बदलने से 30,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अगर यही लोन भारत में लिया गया होता तो विदेशी और स्थानीय ब्याज दरों में अंतर सिर्फ 25,500 रुपए होता। इसलिए नियम के मुताबिक हम एक्सचेंज लॉस में से केवल 25,500 रुपए को ही अतिरिक्त उधार लागत मानकर कैपिटलाइज कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 4,500 रुपए का नुकसान वो सीधा P&L अकाउंट में जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक बिंदु है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, सारा हिसाब किताब हो जाता है, तो अंत में कंपनी को अपनी ये वित्तीय कहानी दुनिया को पूरी ईमानदारी से बतानी होती है, और फिनांस में पारदर्शिता ही सब कुछ है। तो इस कहानी का आखिरी अध्याय क्या है? वो है पारदर्शिता। AS 16 कहता है कि हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में 2 बातें साफ साफ बतानी ही होंगी। पहली, कि उन्होंने बोरोइंग कॉस्ट्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है, और दूसरी, उन्होंने उस साल के दौरान कुल कितनी उधार लागत को अपनी संपत्ति की लागत में जोड़ा है। यही पारदर्शिता है जो निवेशकों और हितधारकों का भरोसा बनाती है। तो ये थी बोरोइंग कॉस्ट्स की कहानी। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक सपने को बनाने की असल लागत को सही ढंग से मापा और दर्ज किया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखें तो याद रखिएगा कि उसकी लागत में सिर्फ ईंट और सीमेंट ही नहीं, बल्कि उस पर लगे ब्याज की एक पूरी कहानी भी छिपी है।